साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 11 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह का 7वां पाठ रजनी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। और आज की कक्षा में सबसे पहले हम मनु भंडारी जी का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद उनकी लिखी हुई इस रचना का अध्ययन करेंगे। पूर्व के सभी पाठ क्रमानुसार प्लेलिस्ट में मैंने लगा दिए हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट से आप पूर्व की रचनाएं और अन्य विषय सामग्री भी देख सकते हैं। मनु भंडारी, इनकी एक रचना है एक कहानी यह भी, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। तो ये एक इनकी है प्रसिद्ध रचना है एक कहानी यह भी, उससे चंद पंक्तियां हैं। मनु भंडारी का जन्म 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये सब कहानी संग्रह हैं। इन कहानी संग्रहों में यही सच है कहानी आईएएस के सिलेबस में भी निर्धारित है और काफी फेमस कहानी है। हम इसको चैनल पे पहले पढ़ चुके हैं। आपका बंटी उपन्यास भी हम इसी चैनल पर पूरा पढ़ चुके हैं। महाबोध, जो कि एक उपन्यास है और बाद में इसका नाट्य रूपांतरण हुआ, यह हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ चुके हैं। आदि इनके फेमस उपन्यास रहे हैं। 1 इंच मुस्कान इन्होंने और अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा। पटकथाएं रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार का सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से सम्मानित है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यह पुरस्कृत है। मनु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मनु भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। गहरे अब आपका बंटी उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बच्चे के मन का कितना प्रभावी वर्णन मनु भंडारी ने किया है। यहाँ आप मनु भंडारी जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा जो फिल्म की स्क्रीन के लिए भी हो सकती है, टेलीविजन के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी प्रकार कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितनी कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिकों या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक और राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। कुल मिलाकर यह एक नाटक का एपिसोड है जो हमें यहाँ, जिससे जो आपके सिलेबस में है 11th क्लास के बच्चे, इसके माध्यम से अगर लेखन में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपके जो चैप्टर हैं, देखिए कल हमने स्पीति में बारिश यात्रा वृतांत पढ़ा, उससे पहले भी हमने अपू के साथ 2.5 साल में सत्यजीत राय के फिल्म बनाने के अनुभव को पढ़ा। अब हम देखेंगे कि पटकथा लेखन कैसे किया जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग इसे आप कह सकते हैं, किसी चीज़ फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो वो कैसे लिखी जाती है, यह आज आप आज की कक्षा के माध्यम से यह भी जान सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उस क्रम में यह पुस्तक वर्तमान में केवीएस के
केवीएस का जो पीजीटी एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में निर्धारित की गई है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो बीच बीच में मैं आपको आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी बताते चलूँगी, और साथ ही साथ में 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी इसके सारे प्रश्न उत्तर मैं करवा दूंगी। सबसे पहले हम इस पुस्तक के सभी पाठों को पढ़ रहे हैं। कक्षा 12th की तैयारी के लिए आप इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, उसमें आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। रजनी, पाठ का क्या नाम है? रजनी। तो इस पटकथा की या इस पाठ की मुख्य नायिका भी है। मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है, रजनी का प्रवेश। लीना बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पहुंचती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर खुशी का भाव। तो ये भी इसमें लिखना पड़ता है कि कैसे निकल रही है वो, चेहरे पर कैसा भाव है। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उसकी, और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। यानी अमित रजनी आंटी को अपनी को बहुत मान देता है। रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है, बहुत ही मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश। रोज की तरह बाहरी बस्ती की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशन समेत बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए, अमित, लो लो, देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में मेरी भी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीना उसे अपनी बाहों में भरकर, लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। फिर पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में ही। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कह रहे थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना, और रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी तो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन, अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती। पर यह तो अंधेरी हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी की बाहों पे एक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पहुंचते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना, बस कुछ देर रुक। तुझे अच्छी तरह से याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? नहीं, जो कि त्यों आकर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। अमित कहता है। रजनी, मैथ्स के सर कौन है? अमित, मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? 22। साल के शुरू में 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद 15 हो गए थे, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे तभी से कह रहे थे। हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा हैं। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। हाँ, कॉपी लौटाते हुए
कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा तो हमेशा की तरह बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, उसमें तुम क्या लोगे ट्यूशन? उसमें तुम क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। अमित, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो कर लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसा पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही होती है शिकंजी खत्म करके। कल आप 9 बजे तैयार रहिएगा अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगे तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहां मत जाइए आंटी प्लीज, वहां बिल्कुल मत जाइए। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। रजनी बात को बीच में ही काट कर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं? सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। बता तो दिया आंटी आपको, झुंझलाकर। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो तुम माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल जाती है दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव। लीला, अब यह रजनी कोई मुसीबत ना खड़ी करे। दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा और नया दृश्य प्रारंभ होता है। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल। अब ये पूरा दृश्य आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं तो कैसा होगा। दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। बुलाओ। रजनी का प्रवेश, नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए, कुछ देर रुककर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी कहती है, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ, ईयरली एग्जाम की। कल ही इसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे कुछ समझता नहीं है। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूं मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि आप अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। एक एक शब्द पर जोर देकर। हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाए तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहेगी सारे समय। इसीलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेकर आता है और इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, तैश आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर कहता है, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का समय नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है। रजनी व्यंग्य से, नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। व्हाट डू यू मीन? आई मीन व्हाट आई से।
नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जा रहा है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर, देखिए टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपसी मामला है, वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप, तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने वाले बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक लेते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है। सिलेंडर बंद कर दिया बेटा आपने? कौन कह रहा था पाइप ऐसा हो रहा है? क्या कह रहे थे? ये कौन चिल्ला रहा है बेटा? नीचे चुप करवाना इनको। मैम साहब को बाहर ले जाओ, नीचे चुप करवाओ बच्चों को। रजनी, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं, बाहर कीजिए उन टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं करूंगा, देखिए मैं करूंगी, देखिए आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी परी बिगड़ जाती है। किस किस को भेज देते हो भीतर? मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। यहाँ पर दृश्य समाप्त। नया दृश्य, रजनी का फ्लैट, शाम का समय, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाजा खोलती है, पति का प्रवेश, उसके हाथ से ब्रीफ केस लेती है। पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम्हें कैसे मालूम? फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को बेचकर मंगवा लूं, पर घर में कोई हो तब ना। पति के चेहरे का खींच भरा गुस्सा पुता हुआ है। तुम फाइल भूल गए थे, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? अच्छा कहाँ गई थी? एक स्कूल का नाम लेती है। तुम क्या करने गई थी वहां? पहले चाय ले आओ, फिर बनाती हूँ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है, लगता है कुछ करके आई है, उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ते की प्लेट काफी खाली हो चुकी थी, जिससे लगा कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी, बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना? एकदम भड़क जाती है। यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए? जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए? ठेका लिया है कि तुमने सारी दुनिया का? देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो है वह जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है दुनिया का। माई फुट, तुम जैसे लोगों के कारण इस देश में कुछ नहीं अच्छा होता, और हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों पे माथा थाम कर चढ़ा दिया सूली पर। इसके बाद दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और जो इसके आगे की कथा है वो कल के उसमें जानेंगे कि कल रजनी क्या करती है। और ये कोचिंग सेंटर्स वालों ने तो ऐसा लग रहा है कि एक तो परीक्षाएं ही समय पर नहीं होती, शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार काफ़ी कमज़ोर है, नई नीतियां नहीं बना पाती, किसी भी राज्य प्रदेश की बात हो। अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर आउट हो रहे हैं, कोचिंग सरगना 1-1 करोड़ में पेपर खरीद लेते हैं और 10-10, 12-12 लाख में बच्चों को बेच देते हैं। राजस्थान तो इस बात का एक नया ही उदाहरण बनकर उभरा है। सारी जो भी पिछले वर्षों परीक्षाएं हुई हैं, बहुत ही जो है गलत तरीके से उन परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये ट्यूशन वाले हों, कोचिंग सेंटर वाले हों, इन्होंने एक तरीके से शिक्षा को व्यापार बना लिया, व्यवसाय बना लिया है। देखिए, अगर आप फीस लेते हैं तो ईमानदारी से पढ़ाइए भी, ये तरीका गलत है। मान लीजिए कोई बच्चा कमज़ोर है, उसे कक्षा में समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ट्यूशन ज़रूरी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो
अलग से पढ़ सकता है पैसे देकर, लेकिन इस तरीके से जैसे कि अगर नहीं पढ़ेगा तो उसके नंबर काट लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो मिलती हूँ आपसे कल इसके आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नई विद्यार्थी चैनल पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करते रहें, अपने मित्रों तक ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।